Hello everyone. With reference to the ongoing interviews being conducted by the UPSC for the post of Enforcement Officer and Accounts Officer at EPFO, today I'll be discussing a few questions that might be and probably are being asked by the board members regarding EPFO. So, particularly regarding EPFO, the first question that you might be asked is, why do you want to join EPFO? Regarding that, you have to answer in broad terms. Firstly, regarding in comparison to your current job, if you are currently working, you have to answer why and how your current job is not better than EPFO. Secondly, you can answer in terms of the diverse nature of work as an accounts officer and enforcement officer that you will be doing at EPFO. इसके बारे में हम और एस्पेक्ट्स भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे ईपीएफओ का जो एम्बिट है वो ब्रॉडन होता जा रहा है, ईएसआईसी से मर्जर की बात हो रही है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए काम करने की बात हो रही है, और इवन सिंगल इंस्पेक्शन स्कीम भी ट्रायल बेसिस पे 3 स्टेट्स में गुजरात, हरियाणा और केरला में की गई है, जिसमें ईपीएफओ, ईएसआईसी और सेंट्रल लेबर कमिश्नर के जो एक्ट्स के अंडर जो एक्ट्स आते हैं उन सब एक्ट्स के लिए सिंगल इंस्पेक्शन स्कीम भी प्रपोज है, जिसकी ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं. देन ये आपका सेकंड पॉइंट डाइवर्स नेचर ऑफ वर्क में डिस्कस हो गया. थर्डली, आप डिस्कस कर सकते हैं कि आप ये इन जनरल पब्लिक सर्विस में एस्पायर कर रहे हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक सर्विस, क्योंकि ये कर्मचारी क्षेत्र के लिए, कर्मचारी वर्ग या एम्प्लॉयज़ के लिए काम कर रहे हैं आप, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एम्बिट है. आपको पता है बड़ी बड़ी रेवोल्यूशंस एम्प्लॉय या वर्कर वेलफेयर के लिए हुई हैं, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो या फिर कार्ल मार्क्स की जो कम्युनिज्म की थ्योरी है, दे ऑल रिवॉल्व अराउंड द राइट्स ऑफ वर्कर्स. तो दिस इज़ अ वेरी ब्रॉड एम्बिट. तो आपको आंसर बहुत ब्रीफली प्रिसाइसली पॉइंट्स में करना है. तो अभी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, तो इसलिए थोड़ा सा मैं लंबा स्ट्रेच कर रहा हूँ, बट आपको बहुत ब्रीफ पॉइंट्स अपने बना के रखने हैं. देन वाई ईपीएफओ आपका क्वेश्चन आंसर हो जाता है. और सेकंड क्वेश्चन जो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है और जा भी सकता है आपसे भी, रिगार्डिंग सोशल सिक्योरिटी. तो कंसेप्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी आपको क्लियर होना चाहिए. एक सिंपल भाषा में डेफिनेशन आप समझें सोशल सिक्योरिटी की और वही वहाँ पे आंसर करें. तो सोशल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग आपको फॉलोअप क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि क्या ईपीएफओ एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है? तो आप बताएंगे उसमें कि इसके अलावा कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सोशल सिक्योरिटी के लिए काम करें. कौन कौन से एक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के अलावा और भी कोई एक्ट्स हैं क्या जो सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशंस कहलाते हैं. तो ये बहुत, मैं आंसर्स सारे आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत इजीली गूगल पे अवेलेबल हैं, और अगर आप इंटरव्यू देने वाले हैं तो आपको इन सब के आंसर्स पता हैं. बट ये प्रोबेबल क्वेश्चंस और लाइन ऑफ थॉट डिस्कस करने के लिए वीडियो है. तो एक बार आपने सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड ये एस्पेक्ट्स थोड़े देख लिए कि इससे सोशल सिक्योरिटी का कंसेप्ट क्या है, सोशल सिक्योरिटी के रिलेटेड लॉज कौन कौन से हैं और ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं, इन पे आपने काम कर लिया. तो नेक्स्ट आपको इससे ज़्यादा एक कंपैरिजन भी आपसे पूछा जा सकता है कि सोशल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी ये सेम चीज़ हैं क्या. तो क्योंकि सोशल सिक्योरिटी के नाम पे जैसे ईपीएफओ मेनली आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो क्या सोशल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी सेम है? नहीं, आपको उसी तरह के आंसर भी देना है. सोशल सिक्योरिटी के टर्म्स में ईपीएफओ इंसेंटिवाइज करता है एम्प्लॉयमेंट को या बूस्ट करता है एम्प्लॉयमेंट को बाय वर्किंग अंडर द स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जो कोविड के टाइम में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आई थी. तो इन स्कीम्स के तहत ईपीएफओ इंसेंटिवाइज करता है एम्प्लॉयमेंट को. कैसे? वो कॉस्ट ऑफ लेबर कम करता है एम्प्लॉयर के लिए, क्योंकि अगर पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशंस ईपीएफओ खुद जमा कर रहा है एम्प्लॉयज़ का, और कुछ केसेस में एम्प्लॉयर्स का भी, जो आप एबीआरवाई स्कीम का या आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना स्कीम के आप डिटेल्स अगर जानते हैं तो
ईपीएफओ उन स्कीम्स के थ्रू इंसेंटिवाइज कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, नए एम्प्लॉयज़ को काम पे रखा जाए और रेगुलराइज किया जाए। केवल अनऑर्गेनाइज या फिर कच्चे में उनको ना रखा जाए। कच्चा काम, कच्चे रजिस्टर्स आपको अगर पता हो कि रफ में कई लोगों के रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, वो ना हो। इंसेंटिवाइज कर रहा है ईपीएफओ उस चीज़ को। और इवन एक स्कीम ईपीएफओ ये भी लाया था कि जो एग्जिस्टिंग डिफ़ॉल्ट्स हैं आपके, वो भी आप अपने डिस्क्लोज खुद कर सकते हैं, जिससे कि जैसे इनकम टैक्स में भी सिमिलर स्कीम आई थी जो काफ़ी पॉपुलराइज हुई थी। ईपीएफओ की शायद इतनी ज़्यादा पॉपुलराइज ना हो पाई हो। तो सेकेंडली ईपीएफओ रेगुलराइज करता है काम को, एक वर्कर की जॉब को रेगुलराइज करता है, जिससे एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है वर्कर के अंदर और ही और शी इज़ सोशली मोर स्टेबल। जैसे हम बात करते हैं कि सोसाइटी में कि कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो ही और शी इज़ हैविंग अ स्टेबल जॉब, तो एक जो सोशल रिकग्निशन होता है सोसाइटी में, तो वो स्टेबल जॉब से भी होता है। तो ईपीएफओ रेगुलराइज करता है नेचर ऑफ वर्क को। थर्डली, ईपीएफओ अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए भी काफ़ी काम कर रहा है और हमेशा से करता है अलग अलग स्कीम्स के तहत। जैसे श्रम योगी मानधन योजना थी, या फिर और भी कई सारी स्कीम्स ईपीएफओ की, इंश्योरेंस स्कीम्स कई सारी आई थी जिसमें ईपीएफओ को जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उनको एनरोल करना था। अभी ये सारा काम ई श्रम पोर्टल के थ्रू हो रहा है। और इवन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इवन माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं, उन सबको यूएएन अलॉट करने का प्रोग्राम अंडर प्रोग्रेस है। तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं कि सोशल सिक्योरिटी में ईपीएफओ कैसे काम करता है। इसके अलावा एक और पॉइंट आप ये मेंशन कर सकते हैं कि ईपीएफओ के जो एडवांसेस हैं, यानी कि पार्ट विड्रॉल के जो प्रोविजंस हैं कि आप पीएफ का कुछ भाग निकाल सकते हैं, वो अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में प्रायोरिटाइज करने के लिए आपको मदद करता है ईपीएफओ। जैसे इलनेस के केस में आप निकाल सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे आप 2 महीने अगर अनएम्प्लॉयड है तो आप अपना प्रीवियस पीएफ कंट्रीब्यूशन सारे विड्रॉ कर सकते हैं। डिसेबिलिटी के केस में, या फिर ओल्ड एज के लिए पेंशन का भी प्रावधान है। और अगर ब्रेड विनर की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली के लिए ऑर्फन पेंशन और वाइफ स्पाउस के लिए भी पेंशन के प्रावधान है। इंश्योरेंस के ईडीएलआई स्कीम के भी आप मेंशन कर सकते हैं कि ये सारे एस्पेक्ट सोशल सिक्योरिटी के हैं। तो इस तरीके से ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। देन सोशल सिक्योरिटी की बात और सोशल सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी का कंपैरिजन हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक जनरल के व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एलिंग ईपीएफओ एंड व्हाट आर योर प्रोबेबल सॉल्यूशंस रिगार्डिंग देम। तो इनको ब्रॉडली हम इनोमरेट कर सकते हैं। जैसे कि गूगल पे यूजुअली आप देखेंगे ईपीएफओ का नाम जब डाल रहे होंगे तो आपको दिखेगा कई जगह सोशल मीडिया पे ईपीएफओ की में कंप्लेंट्स काफ़ी रहती हैं। तो ग्रीवेंस रिट्रेसल एक बड़ी प्रॉब्लम है ईपीएफओ की अभी भी, डिस्पाइट हैविंग 2 सिस्टम्स इन प्लेस। द फर्स्ट वन इज ईपीएफआई जीएमएस जो ईपीएफओ का ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म है, और सीपी ग्राम्स के तहत भी ईपीएफओ में एम्प्लॉइज जो मेंबर्स हैं वो ग्रीवेंस फाइल कर सकते हैं। तो डिस्पाइट हैविंग दीज 2 मैकेनिज्म्स, आप किसी भी सोशल मीडिया पे चेक करेंगे या फिर गूगल पे कहीं भी चेक करेंगे तो नेगेटिव रिव्यूज़ काफ़ी होते हैं रिगार्डिंग, और कंप्लेंट्स ग्रीवेंसेस काफ़ी होती हैं। तो दिस इज़ समथिंग ईपीएफओ हैज़ बीन वर्किंग ऑन। इसका सोल्यूशन जैसे जो एग्जैक्ट करेंटली हो रहा है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ईपीएफओ हैज़ बीन पॉपुलराइजिंग द न्यू इनिशिएटिव्स that are being taken for employee access, ये कि एम्प्लॉय अपने पीएफ के अमाउंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, पेंशन की डिटेल्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ईपीएफओ वो चीज़ एग्जिस्टिंग थी, कई सारी चीज़ें उनको पॉपुलराइज कर रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। और इसके अलावा ईपीएफओ का जो निधि आपके निकट एक मंथली ऑर्गेनाइज होता है, उसमें भी सारे लोक अदालत की तरह वो रहता है कि उसमें सभी जो मेंबर्स हैं वो आके अपनी ग्रीवेंसेस डिस्कस कर सकते हैं। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए ये है। और अभी मैं आपको से दो लाइन ऑफ थॉट पे डिस्कस कर रहा हूँ, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस और उनके सॉल्यूशंस या रिफॉर्म्स दैट आर करेंटली बीइंग इम्प्लीमेंटेड। तो इसके अलावा आप अगर आउट ऑफ द बॉक्स या क्रिएटिव सॉल्यूशंस और देंगे तो वो इम्प्रेस करेगा बोर्ड मेंबर्स को। और स्पेशली इट वुड बी हेल्पफुल अगर आप अपनी ग्रेजुएशन फील्ड से या आपके वर्क एक्सपीरियंस से जो भी आपने नॉलेज गेन की है या आपके फैमिली के एक्सपीरियंस से कैसे भी जो भी आप समझते हैं उससे अगर थोड़ा सा लिंक कर पाएंगे तो दैट वुड बी वेरी गुड। तो इसके अलावा मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, द न्यू इनिशिएटिव्स ऑफ ईपीएफओ।
तो इसमें आप प्रयास इनिशिएटिव के बारे में जान सकते हैं, ई कोर्ट के थ्रू जो प्रोसीडिंग्स हो रही है उसके बारे में आप बता सकते हैं, और जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए जो ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशंस का काम भी किया जा रहा है वो भी आप बता सकते हैं। और इसके अलावा आप न्यू इनिशिएटिव्स में जो भी आप चीज़ें अगर नेट पे आपने कुछ और नई चीज़ें आपको मिले तो वो भी आप आउटलाइन करके रख सकते हैं। और आपसे ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है वो कैसे लिंक होगा, क्योंकि कई सारे आप में से एस्पिरेंट्स हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका गैप है, तो आप गैप को कैसे जस्टिफाई करते हैं। आप तैयारी कर रहे थे, दैट इज़ फेयर इनफ, यू कैन टेल देम कि आप तैयारी कर रहे थे, उस दौरान आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या आपने एग्ज़ाम्स क्लियर किए, अगर कोई एग्ज़ाम्स क्लियर किए तो किस लेवल तक आप पहुँचे, और या फिर कुछ भी जो भी अगर आप साइड में कुछ कर रहे थे, आप अपनी हॉबी या स्किल पे काम कर रहे थे, तो वो चीज़ें भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आपका कैसे काम आ सकता है ईपीएफओ में, उस बारे में भी थोड़ा सा एक आपको आउटलाइन कर लेना चाहिए अपने थॉट्स को। जैसे कई सारे एस्पिरेंट्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, कुछ एमबीए भी हैं और कुछ आर्ट्स की स्ट्रीम के हैं। तो अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से आप हैं तो आप बता सकते हैं किस तरीके से आपकी एक एनालिटिकल माइंडसेट, टेक्निकल नॉलेज कैसे आप यूज़ करेंगे, जो ईपीएफओ का एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं, उनको अपग्रेड करने में या फिर उनको बेस्ट यूटिलाइज करने में, और सिमिलरली एम्प्लॉयर से इंटरेक्ट करते में आप कैसे उस चीज़ को अपना इम्प्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं कि आप एम्प्लॉयर्स को गाइड कर पाएँ कि वो बेस्ट यूज़ ऑफ देयर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज कर पाएँ, सो दैट कंप्लायंस, ये सारी चीज़ें केवल ईपीएफओ के टर्म्स में कि वर्कर्स वेलफेयर हो और ईपीएफओ का कंप्लायंस सुधर जाए। फॉर एग्जांपल एक्सेल के रिगार्डिंग डेटा मेंटेनेंस में आप उनको बता सकते हैं, कई चीज़ें इस तरीके से आप अपनी फील्ड से रिलेट करके बता सकते हैं। सिमिलरली अगर आप किसी प्रोफेशनल कोर्स से पढ़े हुए हैं तो प्रोफेशनल कोर्स में भी आप अपने सॉफ्ट स्किल्स के बारे में यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप मैन पावर मैनेज करेंगे विद इन ईपीएफओ एज एन अकाउंट्स ऑफिसर, कैसे आप अपने हायर अप्स में अपनी बात कन्वे करेंगे, कैसे जो पब्लिक की ग्रीवेंसेस आपके नोटिस में आई हैं वो आप कैसे कंपाइल करके या फिर उसके रेजोल्यूशंस कैसे फ्रेम करके आप ऊपर वालों को बताएंगे, या फिर अगर आपके सबऑर्डिनेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे आप डील करेंगे। तो ये आपके आर्ट्स या प्रोफेशनल कोर्सेज से भी आपके काम आएंगी, वो अपने कोर्स से आपको रिलेट करके आंसर कुछ एक प्रिपेयर कर लेना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपका कुछ कोर्स ऐसा है जिसमें आप कुछ जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पहली बात तो ऐसा कोई कोर्स है नहीं जो फ्रूटफुल ना हो, क्योंकि ईपीएफओ के लिए यूपीएससी ने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी सिर्फ ग्रेजुएशन ही रखा है। तो दैट इटसेल्फ टेल्स यू कि आपने जो भी कोर्स किया है यू आर सफिशिएंट इनफ, यू आर प्रोफिशिएंट इनफ कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई करें, और आपने रिटन भी क्लियर कर ही लिया है ऑलरेडी। तो यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट एनीथिंग के कुछ एस्पिरेंट्स तो आईआईटी के हैं और मैंने तो एक लोकल कॉलेज से बीए कॉम किया है, तो दैट इज शुड नेवर बी द क्राइटेरिया। क्योंकि आपको ये पता होगा कि जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनमें से कई सारे आईएएस भी होते हैं, और इंजीनियरिंग वाले भी असिस्टेंट वाली जॉब्स के लिए परसू कर रहे होते हैं। तो ये एक माइंड में जो अगर फेयर या फिर एक डाउट रहता है, ये आपके नहीं रहना चाहिए। बट आपको ये प्रिपेयर कर लेना है कि आप कैसे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि आपका ग्रेजुएशन किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकता है ईपीएफओ में। तो ये जो हमने पॉइंट्स अभी डिस्कस किए उन बेसिस पे, उसी लाइन ऑफ थॉट पे अपना आप आंसर फ्रेम कर सकते हैं। इसके अलावा ईपीएफओ के कुछ फ्रिंज क्वेश्चंस हो सकते हैं कि ये ईपीएफओ का रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन डिसाइड करता है, यूएएन नंबर क्या होता है, तो और एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर का जॉब प्रोफाइल क्या है, रोल क्या है, हायरार्की क्या है, और इसके अलावा बेसिक सैलरी को रिलेटेड जो न्यूज़ में चल रही हैं चीज़ें उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि बेसिक सैलरी को 50% ऑफ द वेज करने की बात है, टैक्स ऑन पीएफ इंटरेस्ट की बात हो रही है, और ये सब चीज़ें आपको बताऊँ। ये सब साइड के क्वेश्चन हैं जो ईपीएफओ से रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं। और जो रिलेटेड लॉज हैं जैसे ग्रेच्युटी है, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है, जो बाकी के लेबर लॉज हैं, इनका आपको बस एक एक लाइन का भी अगर आइडिया हो कि ये हैं क्या और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, तो दैट वुड बी फेयर इनफ।
और फिर इन द एंड आई वुड से कि ये फ्रिंज क्वेश्चंस का कोई एंड नहीं है। जैसे पूछने को तो वो ईपीएफ और बीपीएफ में डिफरेंस क्या है ये भी पूछ सकते हैं। तो दीज आर द क्वेश्चंस इन विच इट्स आपको शायद कॉमन सेंस से भी आप आंसर कर पाएंगे, आपको नॉलेज होगी इनकी। और इन केस अगर आपको नहीं हो तो आप उनसे पूछ कर गेस कर सकते हैं, बट फ्लूक करने की कोशिश ना करें। तो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग ईपीएफओ आई हैड टू टेल यू। अगर आपको कुछ और डाउट्स या क्वेरीज हो तो यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। सो होप every one of you gets in the service.